स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 21 जून 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक प्रदेश दवा नियंत्रण विभाग द्वारा कितनी कंपनियों के लाइसेंस निलंबित किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 72 अकॉर्डिंग टू अमर उजाला समाचार पत्र। काफ़ी दिनों से आप लोग भी समाचार पत्रों में खबर पढ़ रहे होंगे कि जो हमारा दवा नियंत्रण विभाग है उनके द्वारा विभिन्न तरह की जो कंपनीज है जो कि निम्न क्वालिटी स्तर की दवाइयाँ बनाती है या उनकी दवाइयों में विभिन्न तरह की त्रुटियाँ पाई जाती है तो उनके लाइसेंस निलंबन करने का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ तो देखिए कोरोना पैंडेमिक के बीच में आपको पहले भी ज्ञात होगा कि मेडिसिन के ऊपर काफ़ी दारोमदार था और इसके बीच में भी पूरे का पूरा इनका उत्पादन होता रहा है। डिमांड भी मार्केट में बड़ी थी दवाइयों की जो कि उससे संबंधित दवाइयाँ थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो जो एशिया में मेडिसिन का खासकर फार्मा सेक्टर का जो एक हब बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें हमारे सोलन जिला प्रमुखता पे रहता है। तो याद रखिएगा उस परिप्रेक्ष्य से मुख्य परीक्षा में भी आप ये सारे फैक्ट्स लिख सकते हो। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के निजी मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिक को फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया गया। तो इनका नाम है राजकुमार राणा। याद रखिएगा ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय है लॉकडाउन से पहले भी ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था। इसके रजिस्ट्रार को रजिस्टर किया गया था। डिग्री इन्होंने फर्जी डिग्रियाँ बांटी है जिसके कारण गिरफ्त में आ चुके हैं। मानव भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये सोलन जिला में स्थित है। सोलन वासियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में किस माता को पूजा जाता है? तो याद रखिएगा माँ सलूनी देवी की पूजा की जाती है सोलन वासियों के द्वारा और इनका जो नामकरण हुआ है सोलन जिले का वो भी सलूनी माता के नाम पर ही हुआ है। देखिए अभी कोविड-19 पैंडेमिक चला हुआ तो उसके बीच में वहाँ पे जो भव्य एक इसका आयोजन किया जाता था माता के सम्मान में जो वहाँ पे एक रैली का आयोजन किया जाता था, ठीक है, जिसे बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठे होते। लेकिन अब देखिए वहाँ पर धारा 144 भी लाई गई तो जस्ट जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसी का निर्माण वहाँ पर किया गया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री कौन है? तो उनका नाम है वीरेंद्र कंवर। देखिए एक बात की जा रही है आजकल की आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश, तो उसमें यदि हम लोग बात करें तो हमें अपनी कृषि व्यवस्था बागबानी और पशुपालन व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। यही उस आत्मनिर्भरता के 3 आधारभूत केंद्र बन सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी बात की जाए तो पशुपालन मंत्री का नाम आप लोग याद रखिएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इन्हीं के डिपार्टमेंट से, ये भी आपको याद रखना होगा साथ में। हिमाचल प्रदेश में गोकुल मिशन के अंतर्गत पशुगणना 2019 किस विभाग के द्वारा की जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश पशुपालक विभाग के द्वारा ही गणना की जा रही है। और देखिए खबर भी मार्केट इसमें अखबारों में प्रकाशित हुई थी कि इस जनगणना के लिए इस माफ कीजिएगा इस पशुगणना के लिए जो टैब का इस्तेमाल किया गया तो उसमें 70 से 80% टैब खराब पाए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और आपको ज्ञात होगा वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो उनके द्वारा ये आह्वान किया गया था यूएनओ में, ठीक है। आई थिंक सितंबर की बात है, सितंबर 2014 की ये बात है। इनके वहाँ पर उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर सितंबर के बाद दिसंबर में इसको अप्रूवल दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला वर्ष 2015 आता है उसमें 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बनाया गया था। ये उसके बाद अब यदि बात करें हम तो छठा योगा दिवस से बनाया जा रहा है 2020 में। कोविड-19 के बीच में ये योगा दिवस इस बार का आया हुआ है। तो आपने यहाँ पे मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है तो इस बार का योगा दिवस है इसकी थीम क्या है, किस थीम के ऊपर इसका आयोजन किया जा रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 3 भारतीय क्षेत्रों को अपने मानचित्र में शामिल करने वाले नेपाली संविधान संशोधन बिल को कब मंजूरी प्रदान की? 18 जून 2020 को मंजूरी दी गई। इसी तरह का एक सेम मिलता जुलता प्रश्न था जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में एक बार पूछा गया था, पॉलिटिकल विषय की हम बात करें। और इस तरह के जो स्टैटिक प्रश्न बन जाते हैं हमारे पास वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किस तारीख को संशोधन हुआ था, क्या वहाँ पे किए थे, तो सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। तीनों क्षेत्रों के नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कौन से
तीन क्षेत्र है भारत के जिन्हें नेपाल के द्वारा अपने मैप में दर्शाया गया है। देखिए जितना ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में अपना योगदान देंगे उतने ज़्यादा आपके प्रश्न बनेंगे। यदि आप 2 से 4 प्रश्न वहाँ पे खुद के भी टाइप कर देते तो उसे देखिए 4-5 प्रश्न हमारे इतने सारे बड़े ग्रुप में आगे वो चले जाते हैं। और एक बात और है कि जो चीज़ हमने कमेंट सेक्शन में लिखी होती है, कई बार देखिए जब मैं भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और उसके बाद देखिए वो प्रश्न हमें कभी भी नहीं भूलता है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न तो मेरे दिमाग में भी सेट हो जाते हैं जो कि उस तरह से कमेंट सेक्शन में जब आप लोग रिप्लाई करते हैं कि सर ये प्रश्न गलत हो गया है, तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में यथासंभव यदि आपके पास समय का अभाव भी हो फिर भी आप एक आधे या 2 मिनट में कोई एक आधा प्रश्न वहाँ पे जरूर अपनी तरफ से भी पेस्ट कर दिया करें। अक्षय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इस राज्य का नाम है राजस्थान, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। 18 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 50,000 करोड़ रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इस मिशन को नाम दिया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। काफ़ी बड़ा यहाँ पे उन्होंने एक विजन दिखाया है पूरी कंट्रीज़ को। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना ये इससे हमारा जो विशेष तौर पे युवा वर्ग है, प्रवासी जो भारतीय भी अपने अपने काम छोड़ के अपने गाँव में गए, कितने लाभान्वित हो पाते हैं। भारत, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे तथा कीनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कब से ज्वाइन करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2021 से ज्वाइन करेंगे। याद रखिएगा ये देश के नाम भी आपको याद रखने दे, आप किसी बड़ी परीक्षा में बैठने जा रहे हो तो यहाँ से डेफिनेटली ये प्रश्न पूछा जाएगा। भारत, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे और कीनिया का नाम आप लोगों ने अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लेना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता कितने वर्षों के लिए दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्षों के लिए दी जाती है। और इसके जितने परमानेंट मेंबर्स कितने हैं वो भी याद रखिएगा, 5 इसके परमानेंट मेंबर्स है। कमेंट सेक्शन में 5 के नाम लिख दीजिएगा जल्दी से। भारत में बच्चों की कुल आबादी कितनी है? 47.2 करोड़ है। अमर उजाला समाचार पत्र में एक लेख छपा था जो कि कुपोषण से संबंधित था कि देखिए उन्होंने कहा है 3 तरह की समस्याएं यहाँ पे बताई है। एक तो कोविड-19 है, दूसरी तरफ से देखिए हमारी सीमाओं पे चीन और नेपाल के द्वारा कुछ मुसीबतें खड़ी की गई है। तीसरी तरफ बात करें तो पाकिस्तान तो हमेशा से ही हमारे अगेंस्ट रहता है, ठीक है। तो तीसरी बात यहाँ पे कही गई है कि जो हमारी बच्चों की इतनी बड़ी आबादी है 47.2 करोड़, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में ही हैं, तो इनका भविष्य किस तरह से कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहा है और हमारी सीमाओं के ऊपर जो तनाव बढ़ता जा रहा है उससे किस तरह का प्रभाव इस भविष्य के ऊपर पड़ रहा है, इसका भी उस लेख में काफ़ी अच्छा उसमें एक एनालिसिस निकाला गया था। वहीं से मैंने 2-4 प्रश्न लगे मुझे कि महत्वपूर्ण है, प्रीलिमिनरी में पूछे जा सकते हैं, तो आपके साथ डिस्कशन किए जा रहे हैं। यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 वर्ष तक के 69% बच्चों की मौत का कारण क्या है? उत्तर आपने पढ़ लिया होगा। देखिए कुपोषण, इतने बड़े ग्रुप की यदि आप लोग बात करें 69% यदि टोटल जो बच्चों की डेथ होती है उसमें से 69% जो डेथ का कारण है वो कुपोषण है। आपने एक इमेज भी देखी होगी जिसमें एक बच्चा वहाँ पे बैठा होता है और उसके सामने एक पक्षी होता है, जैसे इंतजार करता है कब जैसे उसकी डेथ हो जाए। देखिए ऐसी भयानक परिस्थितियों से बचने के लिए तभी मैं आपको कहता हूँ कि यथासंभव आप हिमाचल वासी तो बहुत खुशनसीब है कि 2 टाइम का भोजन तो अच्छे से सभी हिमाचलियों को नसीब हो ही जाता है। तो थोड़ा सा यदि इस पैंडेमिक के बीच में 2020 ऐसा माना जा रहा है कि ह्यूमन ने यदि अपनी लाइफ सेव कर ली तो काफ़ी बेहतर होगा, बाकी तो सारे काम चलते ही रहेंगे। साथ में आपको ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा कि आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करते रहें। ये पढ़ाई और एक आपकी जो डोमेस्टिक यदि जो जिस व्यवसाय से जुड़े हैं या खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं उसको भी थोड़ा सा समय देने की कोशिश ज़रूर करते रहें। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाली संगीता साहू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है राइट टू फूड अभियान से। देखिए इसको भी कोट किया गया था इसी लेख में जो मैं अमर उजाला लेख की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे प्रश्न, एक प्रश्न एचएस की परीक्षा में, अलाइड नायब तहसीलदार की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। कोई ऐसे व्यक्ति विशेष होता है और उससे बारे में पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। सिगोली की संधि भारत और नेपाल के बीच कब हुई थी? याद रखिएगा 4 मार्च 1816 को ये संधि हुई थी। ये भी अमर उजाला समाचार पत्र से लिया हुआ फैक्ट है। देखिए एक दिन आपको आई थिंक 1815 पढ़ा दिया गया था, इसकी कोई श्योर डेट मुझे नहीं मिल रही थी, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, तो मुझे अमर उजाला समाचार पत्र में मिली, तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने कहाँ से, वैज्ञानिकों ने 50 लाख साल पुराना हाथी का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त किया है? देखिए
याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। सरहानपुर के शिवालिक वन प्रभाग के बादशाही बांग रेंज के डाठा सोत से, ये सारा आपको एजिट याद करना पड़ेगा, ठीक है, जगह का नाम है। और मैं आपको बताऊं, यदि आप 2 या 3 साल पहले का नायब तहसीलदार का प्रश्न उठा के रखेंगे, इसी तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे, तो जब हमने भी वो परीक्षा दी थी तो हम लोग भी हैरत अंगेज हो गए थे कि प्रश्न पूछते कहाँ से और इनका सोर्स क्या है, ठीक है। अब हमें समझ आ चुका है, जो हमारा अनुभव है कि इनका सोर्स क्या रहता है, तो अब हमारा सोर्स भी काफ़ी मिलता जुलता हो चुका है एग्जामिनर की सोच से। पिछले 8-10 वर्षों की बात करें, वर्तमान में परीक्षा के स्तर को बात करें, देखिए कई बार बहुत बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर्स हमें मिलते हैं, कई बार आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन रहता है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करो। कभी कभार थोड़ी सी जीवन की, हर रोज़ आपको वीडियो देना होता है, कभी कभार कोई इसमें गलती भी हो जाती है, कई बार आंसर में मिस्टेक हो जाती है या टाइपिंग एटसेट्रा में काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है कि वीडियो को अच्छे से वीडियो को बनाने में। थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर दिए करें, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में यदि आपका योगदान मिलता रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अंत में मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, पिछले कल भी एक हमारे भाई साहब जी ने कमेंट किया था कि आप किताबों की एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको सीधी सी बात करूं, यूट्यूब से कोई ज़्यादा अर्निंग हैंड्स नहीं होता है। इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ में जो फ्रंट एंड पे लोग काम करते हैं वो किसी भी तरह का यहाँ से किसी भी तरह का रेवेन्यू जनरेट करने के पक्ष में नहीं होते हैं। लेकिन बैक एंड में मैं आपको बात करूँ, टाइपिंग वाली टीम होती है या एटसेट्रा और भी काम इसमें देखने पड़ते हैं, उनको थोड़ी से पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारी टीम ने जो हमारे पास अध्ययन सामग्री, काफ़ी उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री थी, करीब 10 वर्षों से किताब के ऊपर मैंने काम किया है, उसके बाद ये किताब लॉन्च की गई। और इस किताब से थोड़ा बहुत यदि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाता है तो हमारी टीम भी आपका थैंक्स करती है, उनका भी सर्वाइवल चलता रहेगा, तभी तो प्लेटफॉर्म्स आगे ग्रो कर पाएंगे। तो इसीलिए देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत में, अभी तो हम वीडियो के शुरू में इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, वीडियो के अंत में ही कर रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने किताब नहीं परचेज की है तो कृपया परचेज कर लें, आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए। यदि आपने नहीं किया तो आप किसी और को भी सुजेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन किताब है, क्योंकि किताब के पहले जिसका पार्ट है उसमें आपको काफ़ी अनुभवी अध्यापकों द्वारा काफ़ी, मैं आपको बात करूं, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में सारगर्भित अध्ययन सामग्री इसमें संग्रहित की गई है। दूसरे पार्ट में ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाले हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है कि किस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरह की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, और आपके दिमाग में क्या विजन होना चाहिए। इसलिए इस किताब को हमने नाम दिया हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। मतलब ये किताब आपको एक हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट स्टडी उपलब्ध करवाती है। तो जरूर एक बार इस किताब को आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आगे भेजिएगा। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी अच्छी उत्कृष्ट किताबें हैं, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में, इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।